हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया आप सभी का मेरे चैनल ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़ आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो इसके पहले हम भारत सरकार अधिनियम 1858 और इनकी कमियों को दूर करने के लिए 3 साल बाद एक नया एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो हुआ क्या था कि हम लोग लास्ट एक्ट जो गवर्नर जनरल है उसकी जगह वायसराय का पोस्ट रख दी गई थी और उसकी सहायता करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या 4 थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ा दी गई और भी सदस्य जोड़ दिया गया। जो सबसे बड़ा चीज़ मतलब इसमें हुआ था, जो अलग अलग सदस्य थे वह इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के यानी जो कार्यकारी परिषद के इनके मंत्रालय दे दिए गए, जैसे कि किसी को गृह मंत्रालय, किसी को सैन्य मंत्रालय, किसी को कानून मंत्रालय, किसी को राजस्व और किसी को वित्त मंत्रालय, जो कि आज के टाइम में भी आपको देखने को मिलता है। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर जो है। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था आज भी है। और एक चीज़ और किया गया कि 1874 में लोक निर्माण एक अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया। इनके अलावा जो वायसराय था उसके अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिल गई और ये जो होता था वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। ये व्यवस्था आज भी आप देखते हैं होंगे कि यह व्यवस्था है, आज भी है। अध्यादेश जारी की जाती है और 6 महीने के लिए वैलिड होती है। आप यह पता होनी चाहिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और गवर्नर को 213 में अध्यादेश जारी करने के लिए अनुमति दी गई है। इस एक्ट के माध्यम से विधान पार्षद खत्म हो गई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सदस्य थे उनकी संख्या 8 हो गई और इनकी जगह विधान पार्षद के अतिरिक्त सदस्य एक कम्युनिटी बनाई गई जिसमें सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग भी हुआ करते थे। इसमें बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि पहली बार भारतीय लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला और इस परिषद को कहा गया विस्तारित परिषद। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं, इसको विस्तार में देख लेते हैं, भूमिका इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। यह अधिनियम 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, कि कुछ सालों बाद आया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत की सत्ता अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के अधीन में आ गई। 1861 का अधिनियम इस नई शासन व्यवस्था को मजबूत करने और ब्रिटिश अधिकारी को भारत में बेहतर प्रशासन करने की सुविधा देने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम की क्यों ज़रूरत पड़ी? 1857 की क्रांति से यह बात साफ हो गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में बहुत कमियां थी। भारत के लोगों को शासन में कोई भागीदारी नहीं थी। गवर्नर जनरल के पास बहुत अधिक शक्ति थी और कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी ना के बराबर थी। इन सभी के कारणों से यह जरूर महसूस हुई कि भारत के शासन को थोड़ा लचीला बनाया जाए और कुछ भारतीयों को भी सीमित रूप से शासन में शामिल किया जाए। इसी सोच से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बना। तीसरा, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान यानी मेन प्रोविजन। पहला कि कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से संगठित किया गया। इसमें 5 सदस्य होंगे। इसमें से एक रक्षा, एक वित्त और एक सैन्य विभागों के प्रभारी होंगे। दूसरा, विधायिकी कार्यों के लिए परिषद में विस्तार। गवर्नर जनरल को अब यह अधिकार दिया गया कि यह विधायिकी कार्यों, लॉ मेकिंग के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्य, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अपने परिषद में नामित कर सकता है। यह सदस्य भारतीय भी हो सकते थे। इन सदस्यों की संख्या 6 से 12 के बीच हो सकती थी। तीसरा, कानून बनाने का अधिकार। परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिए कानून बना सके, लेकिन केवल उस क्षेत्र के लिए जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। हालांकि ये कानून केवल भारत में ही लागू होते थे, इंग्लैंड में नहीं। प्रांतीय सरकारों को अधिकार। अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रांतों को फिर से सीमित विधायी अधिकार दिए गए। ये प्रांत अब कुछ सीमाएं में खुद भी कानून बना सकते थे। पांचवा, भारतीयों की भागीदारी। पहली बार भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में नामांकित किया गया। राजा रघुनाथ राव, सर दिनसा बादशाह और महाराज बनारस जैसे लोग परिषदों में नामित किए गए। यह केवल एक प्रतीकात्मक भागीदारी थी, असली शक्ति अब भी अंग्रेजों के पास थी। और छठवां, अध्यादेश की शक्ति। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभाव से कानून बना सके, जो 6 महीने तक लागू हो सकता था। अधिनियम के लाभ। शासन में थोड़ी पारदर्शिता आई। अब गवर्नर जनरल को सलाह लेनी पड़ती थी। भारतीयों को सीमित भागीदारी मिली। इसमें कुछ शिक्षित भारतीयों को राजनीति से जोड़ने की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया औपचारिक हुई। अब हर कानून चर्चा के बाद बनता था। प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार मिले। इससे प्रशासनिक बोझ कम हुआ। पांचवा, अधिनियम की सीमाएं, नुकसान या कमियां। भारतीयों की भागीदारी केवल नाम मात्र की थी। उन्हें कोई असली शक्ति नहीं दी गई थी। गैर सरकारी सदस्य केवल सलाह दे सकते थे, निर्णय नहीं ले सकते थे। ज़्यादातर शक्ति अब भी गवर्नर जनरल और अंग्रेज के अधिकारियों के हाथ में थी। प्रांतों को दिए गए अधिकार सीमित थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें अभी भी हटा सकती थी। छठवां, ऐतिहासिक महत्व।
और यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर बना। इसी से भारत में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश शासन में भाग लेने का मौका मिला, भले ही सीमित ही सही। यह अधिनियम 1892 से और 1809 के अधिनियमों की नींव बना। उपसंहार यानी निष्कर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में शासन प्रणाली में एक नई दिशा दी। इससे भारत में प्रशासनिक सुधार की शुरुआत की और कानून बनाने की प्रक्रिया और औपचारिक रूप दिया। भले ही यह अधिनियम भारतीयों की भागीदारी में बहुत सीमित थी, लेकिन यह भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसने आगे चलकर भारतीयों को राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। बाद के सुधारों जैसे 1892, 1909, 1919 और 1935 अधिनियमों के लिए आधार तैयार किया। मुख्य अंतर सारांश में 1800 केवल शुरुआत थी। भारतीयों को केवल नामांकित किया गया और वो भी बिना किसी अधिकार के। 1892 कुछ बहस और चर्चा की अनुमति मिली, लेकिन वोट का अधिकार नहीं था। भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया। और 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, एक बड़ा मोड़। अब भारतीयों को चुनाव के जरिए परिषदों में भेजा गया। साथ ही मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था ने राजनीति धर्म के आधार पर बांटने की शुरुआत। निष्कर्ष क्या निकलता है? 1861 से 1909 तक के इन अधिनियमों की श्रृंखला से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारतीयों को शासन में शामिल कर रही थी, लेकिन पूरी सत्ता देने के लिए तैयार नहीं थी। 1861 अधिनियम में एक छोटी सी शुरुआत की और 1892 में उसमें थोड़ा सुधार किया और 1909 अधिनियम में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक राजनीति की नींव भी पड़ी। और इसी के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।